लुक, जो आज का टॉपिक है हमारा वो एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और टॉपिक इंडियन रूपी के ऊपर है। और बहुत सारे लोग इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल भी उठाते हैं कि भाई इंडियन रूपी कॉन्टिन्यूसली वीक क्यों हो रहा है। ओके। और पहले के कंपैरिजन में कॉन्टिन्यूसली ही ये कमज़ोर होते जा रहा है। तो आज की वीडियो के अंदर हम इस सब टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक न्यूज़ में था एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को लेकर के, FCNRB को लेकर के। इसको भी हम समझेंगे। तो इंडियन रुपये के बारे में आज इस वीडियो में बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो आप इससे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करें, आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। राइट, डू सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज इट मेक्स मी मोटिवेटेड। राइट, अभी स्टार्ट करते हैं जो आज का कॉन्सेप्ट है, रूपी पैराडॉक्स। देखो, स्टार्ट करते हैं कि जून और जुलाई 2026, जून और जुलाई 2026 में हुआ क्या कि भाई इंडियन मार्केट के अंदर बाहर से 49 बिलियन डॉलर, 49 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट आती है इंडिया के अंदर। 49 बिलियन डॉलर इंडिया के अंदर आते हैं। ठीक है, अब इतना डॉलर इंडिया के अंदर आ रहा है तो उस डॉलर का इफेक्ट रुपये के ऊपर देखने को मिलना चाहिए हमारे को। लेकिन वो रुपये के ऊपर कुछ भी इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिला, बस कुल 0.4% हमें देखने को मिला। अब भी वो 95 पे इंडियन रुपी स्टैंड कर रहा है कि $1 95.39 रुपये का मिल रहा है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट जो हुआ है, ये ऐसा क्यों हुआ कि इतना डॉलर आने के बाद भी रुपए की जो एक्सचेंज रेट है उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ा। ये वीडियो का कॉन्सेप्ट है हमारा आज का, और ये वीडियो में हम देखेंगे। अभी अभी देखो, पहले थोड़ा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझो। थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि मान लीजिए इंडियन मार्केट के अंदर टोमेटोज की सप्लाई बढ़ जाती है, टमाटर अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रो कल्टीवेट कर लेते हैं फार्मर्स, बहुत ज़्यादा टमाटर। तो होगा क्या कि भाई टमाटर है जो उसका प्राइस क्रैश कर जाएगा, क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई ना और डिमांड उतनी है। तो सप्लाई बहुत ज़्यादा होगी तो उसका प्राइस क्रैश कर जाएगा। ठीक है, प्राइस क्रैश कर जाएगा। यही सेम टू सेम सिचुएशन रुपये और डॉलर के साथ होनी है कि भाई अगर बाहर से मान लीजिए इंडियन मार्केट के अंदर डॉलर की सप्लाई बढ़ जाती है। अब डॉलर की सप्लाई बढ़ गई तो डॉलर सस्ता हो जाना चाहिए ना भाई। किसी भी चीज की सप्लाई बढ़ेगी तो वो चीज सस्ती हो जानी चाहिए। मान लीजिए टमाटर की सप्लाई बढ़ गई थी, टमाटर सस्ता हो गया था। तो ऐसे ही डॉलर की सप्लाई अगर बढ़ रही तो डॉलर सस्ता हो जाना चाहिए, और डॉलर सस्ता हो जाना चाहिए तो रुपी मजबूत हो जाना चाहिए, रुपी स्ट्रांग हो जाना चाहिए, क्योंकि डॉलर चीप हो गया। लेकिन ऐसा इस बार नहीं हुआ। यही हमारा मेन पॉइंट है समझने का कि हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ ऐसा, कि रुपी स्ट्रांग हुआ क्यों नहीं, जब इंडिया के अंदर बाहर से 49 बिलियन डॉलर आया है। 49 बिलियन डॉलर ये आया कहां से, सबसे बात समझने की ये। FCNRB ये समझ लो ये क्या होता है, यहां से फंडा समझ में आ जाएगा इस वीडियो का। देखो, 2013 के अंदर, कभी 2013 के अंदर आरबीआई ने एक स्कीम लॉन्च की जिसका नाम था FCNRB। इसका फुल फॉर्म क्या, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक डिपॉजिट। मतलब क्या है कि देखो, बाहर एनआरआईज रहते हैं इंडिया के, यूएई के अंदर, अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर। अगर वो इंडियन बैंक के अंदर रुपया जमा कराना चाहते हैं तो पहले वो रुपये के अंदर जमा करते थे, इंडियन बैंक के अंदर रुपये के अंदर डिपॉजिट करते थे। लेकिन रुपये के अंदर डिपॉजिट करते टाइम वो हिचकिचाते थे। क्यों? क्योंकि भाई रुपये एक वीक करेंसी है, वो कभी भी कंटिन्यूसली गिर सकती है, लेकिन डॉलर एक स्टेबल करेंसी है। तो अभी इंडियन मार्केट को डॉलर और आरबीआई को डॉलर चाहिए भी था, क्योंकि 2013 के अंदर आपको पता है जब रघुराम राजन राजन इंडियन सेंट्रल बैंक के, आरबीआई के गवर्नर होते थे, तो उस टाइम पे भी आरबीआई रुपये के ऊपर बहुत प्रेशर था। तो रुपये के ऊपर प्रेशर कम करने के लिए उन्हें भी डॉलर चाहिए था। तो डॉलर चाहिए था तो उन्होंने एक स्कीम निकाली कि भाई बाहर से डॉलर अब कैसा लेके आया जाए, कि जो इंडिया के जो लोग हैं, जो एनआरआईज हैं, जो बाहर रहते हैं दूसरी कंट्रीज में, अगर वो इंडिया के बैंक्स में डॉलर डिपॉजिट करा दें तो उसी के लिए उन्होंने FCNRB स्कीम निकाली। अब FCNRB स्कीम के अंदर होता क्या है कि किसी भी बैंक के अंदर, मान लीजिए आप कनाडा में चले गए, अमेरिका में चले गए, आप किसी भी बैंक के अंदर FCNRB अकाउंट ओपन करके फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक डिपॉजिट के अंदर अपना डिपॉजिट इन्वेस्ट कर सकते हैं वहां पे। तो ऐसे में होगा क्या कि इंडियन बैंक के पास, मान लीजिए एसबीआई में आपने डिपॉजिट कर दिया डॉलर, तो आप बाहर काम कर रहे हैं अमेरिका के अंदर, तो आपने एसबीआई के अंदर डॉलर डिपॉजिट कर दिया। इसको बोलते हैं एनआरआईज का मनी। तो एनआरआई है जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस है, उनका मनी आ गया अब इंडियन बैंक के अंदर, किसी कमर्शियल बैंक के अंदर आ गया, वो पैसा कमर्शियल बैंक के अंदर आ गया। अभी देखो, यही सारी स्टोरी हम इस वीडियो में चल रहे हैं कि जून और जुलाई के महीने में लगभग जो बाहर रह रहे हैं एनआरआईज जो रह रहे हैं, उन्होंने लगभग इंडियन बैंक्स में $49 बिलियन इन्वेस्ट कर दिया।
$49 बिलियन इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन अब ये $49 बिलियन कमर्शियल बैंक्स में डाल दिया, लेकिन ये जो $49 बिलियन है इंडिया के अंदर आने के बाद तो ये किसी काम का नहीं। मान लीजिए कमर्शियल बैंक है, उसको किसी भी एंटिटी को लोन देना है इंडिया के अंदर, तो वो लोन रुपए में देगा, तो कमर्शियल बैंक को क्या चाहिए? पैसा, रुपया चाहिए। तो कमर्शियल बैंक क्या करता है, इस मनी को $49 बिलियन को यहां से कहां ट्रांसफर कर देता? आरबीआई के पास। आरबीआई क्या करता? डॉलर को रख के से जो कमर्शियल बैंक है उसको क्या दे देता है? रुपया दे देता है। अब रुपया तो कमर्शियल बैंक को आरबीआई ने दे दिया। अभी आप यहाँ पे एक झोल देखो, झोल ये है कि भाई डॉलर था जो वो ओपन मार्केट में तो आया ही नहीं। इससे पहले हमने टमाटर की बात की थी कि भाई टमाटर जब ओपन मार्केट में आया था और एक बार मान लीजिए 100 किलो टमाटर आया और अगली बार 1000 किलो टमाटर आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है टमाटर इतना ज्यादा आ गया मार्केट में कि उसकी वैल्यू ही नहीं रही, उसका प्राइस अचानक से नीचे धड़ाम से गिर गया क्योंकि वो ओपन मार्केट में आता। तो यहां पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो सेंट्रल बैंक्स, जो कमर्शियल बैंक्स हैं, जो उनके पास जो डॉलर आया था बाहर से एफसीएनआरबी अकाउंट के अंदर, जो एनआरआई ने उनको डॉलर दिया था, वो डॉलर सीधा आरबीआई के पास चला गया, ओपन मार्केट में तो आया ही नहीं। तो रुपए पे फर्क कैसे पड़ेगा उसका, क्योंकि रुपये तो ओपन मार्केट में ट्रेड कर रहा है इंडिया के अंदर। तो सबसे बड़ा पॉइंट यहां पर आता। अब देखो, अभी आपको थोड़ा सा और इसके अंदर डिटेल में लेके चलता हूं। देखो 2013 की बात करते, क्योंकि ये जो स्कीम आई थी 2013 में आई थी रघुराम राजन के टाइम पे। लेकिन अच्छा, रघुराम राजन के टाइम पे जब स्कीम लेके आया राजन साहब, तो उस टाइम पर भी बाहर से बहुत सारे जो एनआरआई थे उन्होंने इंडियन बैंक में डिपॉजिट कर दिया डॉलर। अब जब डॉलर डिपॉजिट कर दिया तो उस टाइम पे 10% रुपये की वैल्यू इंक्रीज हो गई थी, क्योंकि भाई डॉलर, बहुत सारा डॉलर आ गया। जैसे बहुत सारा टमाटर आया था, बहुत सारा डॉलर आ गया, तो डॉलर की वैल्यू गिर गई, रुपए की वैल्यू अप हो गई, सर्च कर गई रुपए की वैल्यू। तो ये 2013 में देखने को मिला था कि रुपए की वैल्यू अचानक से बढ़ गई थी, रुपए की वैल्यू। लेकिन ये चीज 2026 में नहीं देखने को मिल रही कि भाई डॉलर तो अब भी बहुत सारा आ रहा है, बाहर जो रह रहे इंडियंस हैं एनआरआई, वो डॉलर तो अब भी बहुत सारा दे रहे हैं, लेकिन जैसे 2013 में आया था वैसा अभी रुपए के अंदर अचानक से 10% या 20% ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा रुपए की वैल्यू के अंदर। तो ऐसा हो क्यों रहा है? ये डॉलर आरबीआई के पास सारा जा रहा है, दिखाई नहीं दे रहा हमें, कहीं और जा रहा है। इसके बारे में देख लेते हैं, यहां पर ही झोल है इस वीडियो का। देखो 10 बिलियन डॉलर मैथ मिस्ट्री समझते हैं यहां पर एक्चुअली में हुआ क्या है। मान लीजिए जो एफसीएनआरबी डिपॉजिट्स हैं जो इंडिया के अंदर आए हैं वो $17 बिलियन आए। एफसीएनआरबी डिपॉजिट्स की बात कर रहा हूं मैं, एक पर्टिकुलर डेट के बीच की बात कर रहा हूं, ये पूरे जून और जुलाई के महीने की बात नहीं कर रहा। जून 8 से जुलाई 17 के बीच में $17 बिलियन आए हमारे एफसीएनआरबी डिपॉजिट्स। बाहर से एनआरआई ने इतना डिपॉजिट कर दिया। उसमें से आरबीआई के जो फॉरेन करेंसी, क्योंकि भाई ये डॉलर था, हमने बता दिया आपको, कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास लेके चले गए इस डॉलर को। लेकिन आरबीआई के पास जब डॉलर को लेके चले गए, हमने देखा कि जो आरबीआई के फॉरेन करेंसी एसेट्स हैं, जहां पर आप ये देख सकते हो कि कितना डॉलर इंक्रीज हुआ है, उसमें कुल $7 का इंक्रीज देखने को मिला। अब यहां पे सवाल ये उठता है कि ये $10 बिलियन भाई साहब कहां गया? $10 बिलियन कहां चला गया? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है यहाँ पे। इसी मिस्ट्री को समझते हैं। आप गैस करो कि ये जा कहां सकता है, ये जा कहां सकता है। देखो ये 3-4 फैक्टर्स हैं इसके, इसको समझने के लिए कि $10 बिलियन कहां गया। सबसे पहला आता है ऑपरेशनल लैग या ऑपरेशनल डिले। देखो जो आरबीआई और बैंक के बीच में जो ये चेंज हो रहा है, इसको बोलते हैं स्वैप मार्केट। ये स्वैप हो रहा है आरबीआई और बैंक, क्योंकि बैंक है जो कमर्शियल बैंक, उसके पास डॉलर आया और बैंक डॉलर को लेकर के आरबीआई के पास गया। अभी बैंक और आरबीआई के बीच में जो ये चेंज होगा, जो ये स्वैप होगा, ये किसी एक डेजिनेटेड दिन, किसी एक डेजिनेटेड स्लॉट पे होगा, किसी एक डेजिनेटेड स्लॉट पे होगा वीकली। मान लीजिए कि जो कमर्शियल बैंक है उसके पास डॉलर आ गया मंडे को, और कमर्शियल बैंक का आरबीआई के साथ जो स्लॉट फिक्स है वो है थर्सडे को, तो थर्सडे को चेंज होगा, एक्सचेंज होगा, थर्सडे को एक्सचेंज होगा। ऑलराइट, तो डेटा सिंपली हैजंट कॉट अप। और आरबीआई का एक बात और समझो, आरबीआई जो अपने करेंसी एसेट्स की जो रिपोर्ट पब्लिश करता है, कितना इंक्रीज हुआ कितना डिक्रीज हुआ, वो पब्लिश करता है फ्राइडे को। अभी मान लीजिए थर्सडे को एक्सचेंज हुआ है और फ्राइडे को वो रिपोर्ट के अंदर रिफ्लेक्ट ही नहीं हुआ है, तो एक पॉइंट तो हो गया यहाँ पे ऑपरेशनल लैग्स के कारण हुआ है कि भाई ऑपरेशनल लैग हुआ, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, अगले वीक रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जो $10 बिलियन मिसिंग है भाई, वो आया है आरबीआई के पास, ऐसा मत सोचो। अभी जो आपको दिख रहा है, जहां से आपने $7 बिलियन का फिगर उठाया है, वहां पर भी वो एडअप नहीं किया है ऑपरेशनल डिलेज के कारण। एक कारण हो सकता है ये, अभी हम हो सकता है की बात कर रहे हैं, व्हाट कैन हैपन। दूसरा पॉइंट, ये $10 बिलियन और कहां जा सकता है? सपोर्ट इंटरवेंशन। देखो स्पॉट मार्केट की बात समझते हैं, दो टाइप की मार्केट होती है, फॉरवर्ड मार्केट और स्पॉट मार्केट, दोनों की ही बात यहां क्लियरली करते हैं। मान लीजिए आपने अमेजोन से कोई ऑर्डर प्लेस किया,
ऑर्डर प्लेस करने के बाद पेमेंट की, और उसके बाद सेम दिन ही उसी दिन आपका ऑर्डर डिलीवर हो गया। स्पॉट इंटरवेंशन बोलते हैं इसको। ऐसे ही देखो, ईरान और यूएस के बीच में हमें पता है फाइट और टेंशंस चल रही हैं, राइट, वॉर चल रहा है ईरान और यूएस के बीच में। इसके चलते जो ऑयल प्राइसेस है वो ऑयल प्राइसेस हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और ऑयल हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, और बाहर से ऑयल इंपोर्ट करते हैं हम, उसके लिए हमें बाहर डॉलर पे करना पड़ता है। अब डॉलर बाहर पे करते हैं तो इंडिया के अंदर किस पे प्रेशर पड़ता है? इंडिया के रुपये पर। अब आरबीआई को रुपये को इतना, रुपये को भी तो स्टेबल करना, क्योंकि हम रुपये से ही डॉलर खरीद रहे हैं, उस डॉलर को बाहर पे कर रहे हैं, तो हमें ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि डॉलर बहुत कम हो जाए। तो आरबीआई ऑन स्पॉट इंटरवेंशन डेली करता रहता है। तो ये भी हो सकता है कि भाई 10 बिलियन डॉलर का कुछ अमाउंट ऑन स्पॉट इंटरवेंशन में जा रहा हो। ये है सेकंड पॉइंट। अब आते थर्ड पॉइंट पे, कि ये तो हमने दो पॉइंट देख लिए कि ऑपरेशनल डिले में जा गया होगा थोड़ा बहुत पैसा, थोड़ा बहुत पैसा स्पॉट मार्केट इंटरवेंशन में चला गया होगा। अब फॉरवर्ड मार्केट्स की बात करते हैं। फॉरवर्ड मार्केट सबसे पहले समझते हैं होती क्या फॉरवर्ड मार्केट्स। फॉरवर्ड मार्केट्स इसी तरीके से आप समझिए कि मान लीजिए अभी जुलाई चल रहा है, और दिसंबर में आपने कुछ कमिटमेंट किया हुआ है कि दिसंबर के महीने में मैं आपको $10, $100, $1000 पे करूंगा। तो वो आपका आज का कमिटमेंट कब आपका इंश्योर होगा, कब फुलफिल होगा? दिसंबर के महीने में। तो उसी तरीके से आरबीआई भी कुछ कमिटमेंट्स करके रखे हुए होता है। तो जैसे मैं आपको यहां पे बता दूं, आरबीआई के पास अभी $103 बिलियन का फॉरवर्ड कमिटमेंट्स है, फॉरवर्ड डॉलर पे करने का $103 बिलियन का कमिटमेंट है आरबीआई के पास। ठीक है, आरबीआई ने ये भी कभी कभी, मान लीजिए इस साल के पहले महीने में या पिछले साल के 7वें 8वें महीने में आरबीआई ने ये प्रॉमिस किया होगा कि ताकि हम रुपये को, हमें हमारा पर्पस क्या है, हमारा जो रुपया है वो स्टेबल होना चाहिए, रुपया स्टेबल रहना चाहिए। तो आरबीआई टाइम से टाइम ये फॉरवर्ड मार्केट में इंटरवेंशन करता रहता है। ठीक है, तो आरबीआई ने ये कॉन्ट्रैक्ट किया होगा कि भाई हम इस टाइम पे आपको इतना डॉलर देते रहेंगे। तो इसी महीने के अंदर $9 बिलियन का डिलीवरी कमिटमेंट था आरबीआई का, कि आरबीआई को $9 बिलियन पे करने थे। ठीक है, तो कुछ ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत पैसा आरबीआई ने, जो एफसीएनआरबी डिपॉजिट आए थे उसका कुछ पैसा फॉरवर्ड मार्केट का जो डेट है, फॉरवर्ड मार्केट का जो कर्ज है उसको पे करने में लगा दिया हो कुछ पैसा। ये हो गया आपका ये पॉइंट, चौथा फैक्टर हमने बताया यहाँ पे। अब बात करते हैं पांचवें फैक्टर की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, कि पैसा जो डॉलर आया था वो डॉलर कहां और गया होगा। देखो, बैंक्स जो होते हैं बाहर एनआरआई से, हमें अभी आपको बताया, बाहर एनआरआई से डिपॉजिट, जैसे हम अपने बैंक्स में डाल रहे हैं, एनआरआई से भी वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। अब वो डॉलर्स आपका एनआरआई इंडियन बैंक्स में डिपॉजिट कर रहा होता, तो बैंक उसको इंटरेस्ट पे करेगा। अब बैंक उसको जो इंटरेस्ट होगा वो भी तो डॉलर में ही पे करेगा, बैंक्स एनआरआई को डॉलर में ही इंटरेस्ट पे करेगा। तो अब ये होता क्या है कि भाई फ्यूचर के अंदर ऐसा हो सकता है ना कि भाई रुपये है जो वो वीक हो जाए। मान लीजिए आज रुपए की कीमत 95, आज $1 $95 का है। ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले 2 या 3 महीने बाद $1 $105 का हो जाए, रुपया और नीचे गिर जाए। तो भाई बैंक की तो लायबिलिटी बढ़ गई ना भाई। बैंक को मान लीजिए आज मान लीजिए किसी ने $5 लगा रखे हैं, किसी ने या फिर $1 लगा रखा मान लीजिए, तो बैंक को उसको 95 रुपये देने हैं। अब कल को मान लीजिए जो रुपया है वो फर्दर गिर के 105 हो गया, तो $1 की कीमत जो पहले 95 थी, अब $1 की कीमत 105 होगी। अब बैंक को 105 रुपये रिटर्न करने हैं। तो वही पॉइंट फंडा यहां पर है कि बैंक को इंटरेस्ट भी डॉलर में ही पे करना है। तो बैंक फ्यूचर वॉलेटिलिटी से घबराते हैं, तो बैंक्स क्या करते हैं, हेजिंग, इसको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बोलते हैं। बैंक्स क्या करते हैं, फ्यूचर डेट की अपनी कमिटमेंट्स को हेज कर लेते हैं बाय द फ्यूचर डॉलर्स टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट पे आउट्स। कि वो क्या करते हैं, आज के रेट पे डॉलर बाई करने का एक प्रॉमिस कर लेते हैं, और इसी प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ जो आरबीआई का डॉलर है वो चला जाता है। ओके, ये पॉइंट है एक, कि यहां पर भी आरबीआई का जो डॉलर है जो आरबीआई के पास आया था कमर्शियल बैंक से, वो कुछ अमाउंट यहां पर भी चला गया होगा। ओके, यहां पर एक छोटा सा केवियट ये है यहां पर, कि जो आरबीआई बोलता है कि भाई हम जो आपको रिस्क है ना, एक्सचेंज रेट का रिस्क बोलते हैं इसको, कि भाई आज $1 $95 का, तो कल को $1 105 का भी हो सकता है, 150 की आरबीआई रुपया कंटिन्यूसली गिर सकता है। तो आरबीआई बोलता है कि जो एनआरआई, जो बाहर एनआरआई है, वो जो यहाँ पे डॉलर डिपॉजिट कर रहे हैं, मैं जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो मूलधन है, बस उसी के एक्सचेंज रिस्क की जिम्मेदारी ले सकता हूं, लेकिन जो इंटरेस्ट की जो जिम्मेदारी होगी,
वो आप खुद उठाओगे, उसको आप बाहर से हेज करो या कहीं से भी हेज करो, मैं आपके प्रिंसिपल अमाउंट को हेज करा सकता हूं। तो उसी प्रिंसिपल अमाउंट को हेज करा लेते हैं आरबीआई से बैंक वाले, और इसी वजह से भी आरबीआई का थोड़ा बहुत डॉलर यहां पर चला जाता है हेजिंग में। ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है आपको। तो हमने आपको क्या बताया कि जो बाहर से पैसा आया था वो मार्केट में ना जाने की वजह से पहले वो आरबीआई में चला गया। फिर हमने आरबीआई की बैलेंस शीट्स खोल के देखी, आरबीआई की बैलेंस शीट्स हमने खोल के देखी, तो वहां पे हम गए फॉरेन करेंसी एक्सचेंज वाले सेगमेंट में, हमने देखा कि भाई वो तो सारा वहां पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, तो फिर वो पैसा गया कहाँ। फिर हमने उसकी एक अनुमान अंदाजा लगाया कि वो पैसा चार पांच फैक्टर्स हमने देखे, चार फैक्टर्स कि वो यहां पे जा सकता है। एक तो हमने कौन सा फैक्टर देखा, सबसे पहला हमने फैक्टर देखा कि भाई ऑपरेशनल है, कि वो अभी तक आरबीआई की बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट ही नहीं करा। दूसरा कि भाई आरबीआई ने रुपए को मजबूत रखने के लिए, इतने ज्यादा बाहर टेंशन चल रहे हैं, ग्लोबल टेंशन, उसको मजबूत रखने के लिए थोड़ा बहुत पैसा डॉलर आरबीआई ने स्पॉट मार्केट में लगाया। तो तीसरा फैक्टर देखा हमने कि भाई आरबीआई के कुछ फॉरवर्ड कमिटमेंट किए हुए हैं, आरबीआई के पास भी कुछ कर्ज, आरबीआई ने इतने डॉलर आपको देने हैं फ्यूचर में, वो कर्ज इस बार जून में आया था, वो 9 बिलियन डॉलर का था, तो थोड़ा बहुत यहां पे चला गया आरबीआई का पैसा। फिर बैंक्स का जो मूलधन है, बैंक्स का जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो एनआरआई ने डिपॉजिट किया है, उसको भी आरबीआई बैंक्स वाले उसको हेज करा लेते हैं आरबीआई से, तो थोड़ा बहुत डॉलर आरबीआई का इधर चला गया। अभी देखो, ये हमने डोमेस्टिक मार्केट की बात करी, इट इज ऑल अबाउट डोमेस्टिक मार्केट। अब हम बात करते हैं ग्लोबल मार्केट्स की। क्या ग्लोबल मार्केट्स का इसमें कुछ लेना देना नहीं है? ग्लोबल मार्केट्स का बहुत बड़ा लेना देना। सबसे पहला फैक्टर ऑयल प्राइसेस का ही आता है यहाँ पर। देखो, हमें पता है अमेरिका और ईरान के बीच में वॉर चल रही है, और उसकी वजह से किस पे इफेक्ट पड़ रहा है? ऑयल प्राइसेस पे। ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं। ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा है कि हमारा डॉलर बाहर बहुत ज्यादा फ्लो कर रहा है, क्योंकि रुपया वीक हो रहा है, तो हमें ज्यादा डॉलर पे करना पड़ रहा है ऑयल खरीदने के लिए, राइट। एक तो सबसे बड़ा यहाँ पर डॉलर रुपए पे फर्क पर इफेक्ट डालने वाला यहाँ पर ऑयल प्राइस है, ग्लोबल फैक्टर्स की बात करें। दूसरा फैक्टर है ग्लोबल एशिया जियोपॉलिटिक्स। देखो, इस वॉर और इस कन्फ्रंटेशन के बीच जो चल रहा है वेस्ट एशिया में, जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्या चाहते हैं? इन्वेस्टर ढूंढेंगे एक स्टेबल मार्केट जहां पर उन्हें स्टेबल रिटर्न्स मिले। तो वो क्या चाहते हैं कि भाई डॉलर ज्यादा स्टेबल है, डॉलर का जो प्राइस है वो ज्यादा स्टेबल है, तो वो डॉलर में ज्यादा इन्वेस्ट करना पसंद कर रहे हैं। तीसरा फैक्टर हम बात करते हैं यहाँ पर फेड रिजर्व। देखो, जो यूएस का सेंट्रल बैंक है वो कॉन्टिन्यूसली जो इंटरेस्ट रेट्स है उनको इंक्रीज करे जा रहा है। अब अगर सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज कर रहा है, तो जो इन्वेस्टर्स है उनको यहां से ही ज्यादा रिटर्न मिल जाता है, तो वो अमेरिका की मार्केट के अंदर ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। सेकंड, थर्ड पॉइंट। द फोर्थ पॉइंट यहां पर ये है, देखो पहले क्या होता था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पहले, कि हम इंडियंस बहुत सारी आईटी सर्विसेज प्रोवाइड कराते थे वेस्ट एशियन कंट्रीज, वेस्ट कंट्रीज को, वेस्ट यूरोप के अंदर, अमेरिका कनाडा के अंदर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने की वजह से हुआ क्या ना, हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं, बेसिक सर्विस एक्सपोर्ट्स हैं, राइट, सर्विस एक्सपोर्ट्स हमारे वो इफेक्ट हुए हैं। तो ये भी हमारा एक जो डॉलर, इनकमिंग डॉलर को इफेक्ट किया है इसने भी। तो ये चार ग्लोबल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से रुपया बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में है, बहुत इफेक्ट हुआ रुपए रुपए के ऊपर। ये सारा जो हमने डिस्कस किया अभी वीडियो में, ये सारे का जो कॉन्टेक्स्ट निकला था वो था कि जो एनआरआईज हैं एफसीएनआरबी स्कीम में जो डिपॉजिट कर रहे हैं, क्या वो किसी काम की नहीं है फिर? क्योंकि वो रुपए को तो मजबूत ही नहीं कर रही। सवाल ये उठता, ये भी एक गलत सवाल है, क्योंकि ये स्कीम एक बहुत बड़ी हिट स्कीम रही है अपने आप में, और अभी भी बैंकर्स ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लगभग सितंबर 30 तक इस 75 बिलियन डॉलर इस स्कीम के अंदर फ्लो करेगा। 75 billion dollars. So it's not, the scheme cannot be blamed. What is there to blame for? The global factors. ग्लोबल फैक्टर्स का ज्यादा ब्लेम है यहाँ पे, क्योंकि 2013 में जब लोकल फैक्टर, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जब लोकल फैक्टर्स थे 2013 में, चाहे वो आपका इंडियन बैंक्स के अंदर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के फैक्टर्स थे, चाहे वो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस नहीं था बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस, चाहे करप्शन की वजह से, 2013 में सारे इंटरनल रीजंस थे। अभी रीजंस एक्सटर्नल है, तो इस वजह से भी हम बोल सकते हैं कि जहां से हमने अपने टॉपिक की स्टार्ट किया था, अब आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमारी मार्केट के अंदर 49 बिलियन डॉलर्स फ्लो तो किए थे, लेकिन उसका रुपए पे इफेक्ट नहीं पड़ा, रुपया हमारा मजबूत नहीं हुआ, और उसके पीछे क्या कारण रहे वो हमने इसमें डिटेल में देखा। अगेन, अगर आपको ये पॉइंट समझ में आए हैं मेरी वीडियो के, और समझ में ना भी आए हैं, तो भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें और इसको लाइक करें। सो कमेंट करें जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर आपने समझे हैं एफसीएनआरबी को लेकर के। इकोनॉमिक्स के कितनी सारी टर्म्स और टर्मिनोलॉजी, स्पॉट मार्केट क्या होता है, फॉरवर्ड मार्केट क्या होता है, हेजिंग किसको बोलते हैं, कमर्शियल बैंक किस फैक्टर को हेज करते हैं, तो ये सारे पॉइंट्स आपने समझ लिए इस वीडियो के अंदर। अब इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता ना, आपका कहीं भी मिस नहीं होगा, तो मेरा थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन सब्सक्राइब करके इस वीडियो को प्लीज इंश्योर करें। सो
थैंक यू सो मच।